के लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी की तरफ हमारे बाल्मीकि समाज के नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के धरना प्रदर्शन के लिए भी बाल्मीकि समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये एक उनका डेमोक्रेटिक राइट है और वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित नेता के नाम से उनकी चंद्रशेखर रावत जी की पहचान थी और तमाम युवा, और वो उसमें केवल वो अपनी समाज से नहीं, वाल्मीकि समाज के दिल्ली प्रदेश के उनके अध्यक्ष वाल्मीकि समाज से हैं, मेरठ समाज से वाल्मीकि समाज के हैं, बिजनौर से वाल्मीकि समाज के हैं, बुलंदशहर से हैं, तमाम जिलों में वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि समाज के लोग उनके साथ मिलकर के उनको आगे बढ़ाया। 11 लाख रुपए उनको डोनेट किया। बहन जी के बाद चंद्रशेखर रावत जी को तमाम लोगों ने, दलितों ने अपना नेता माना, लेकिन इस 1 अगस्त के ऑर्डर के आने के बाद उन्होंने इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है वो संवैधानिक ऑर्डर है। और अब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में जो संपन्न लोग हैं वो जर्नल कैटेगरी में मेरिट पाने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टीना डॉबी आईएएस में टॉप किया। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 टीचरों ने टेस्ट पास किया, मेरिट में आए। जो जर्नल कैटेगरी की मेरिट थी वो 70% थी, 67%, और ओबीसी की कैटेगरी की 66% थी, और शेड्यूल कास्ट की जो 21% रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जो मेरिट थी वो केवल 62% थी। यानी 3% 4% का डिफरेंस। इट मींस कि अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता, वहां लड़ाई लड़े कि जहां हमारे लोग मेरिट पर आ रहे हैं उनको ऑन मेरिट पर डिक्लेयर किया जाए। और वो ये रूल है डीओपीटी का 10 अगस्त 2010 का ऑर्डर है, और उसको सर्कुलेट किया गया है 28 जनवरी में। 28 जनवरी 2024 में ये ऑर्डर 23 में ये ऑर्डर आया है कि जो ऑन मेरिट आएगा उसको जर्नल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और जो रिजर्वेशन में आएगा उसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये लड़ाई पूरे दलित समाज को लड़नी चाहिए थी कि बहुत सारे विभागों में इतनी अनियमितताएं हैं डिपार्टमेंटों में, कि मैंने खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर मैंने ये अनियमितताएं पकड़ी कि जो जर्नल कैटेगरी की मैं आज खुलासा कर रहा हूं कि जो जर्नल कैटेगरी के लोग हैं वो फेल कैंडिडेट वो शेड्यूल कास्ट में सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है उनका हक मारा जाता है। और वो पिछली जो सरकार थी 2011 में, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, केंद्र में जिनकी सरकार थी माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में, ये मैंने उनको लिखित रूप में दिया था। और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी से मैं स्वयं मिला हूं, और उस समय पर दलित नेता पीएल पुनिया जी चेयरमैन थे शेड्यूल कास्ट आयोग के, मैंने उनको लिख कर दिया कि ये शेड्यूल कास्ट पोस्टों पर जनरल कैटेगरी के लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। तो वो सेलेक्ट जो किया है वो गलत तरीके से किया है। जो लोग फेल हो गए थे, जैसे जसलाई के, मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, जसलाई के 250 कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी की, 250, यानी मेरे डिपार्टमेंट में 243.75 गई थी, और ओबीसी की कैटेगरी गई थी, कट ऑफ लिस्ट गई थी 230, और एससी की गई थी 210, और एसटी की गई थी 190 असिस्टेंट की वैकेंसियां थी, साइंटिफिक असिस्टेंट की। जब मैंने उसमें कैलकुलेशन किया 465 पोस्टें थी, मैंने ये देखा कि एक नेहा गोयल नाम की लड़की जिसकी 237 कट ऑफ थी वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सेलेक्ट हुई। एक शर्मा नाम का लड़का था वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। एक जैन नाम का लड़का था वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। मैंने उसके फर्स्ट पेपर के नंबर देखे, फर्स्ट पेपर का नंबर देखा मैंने कि उसने जब फर्स्ट पेपर दिया था तो रिजर्वेशन के पाने के लिए जब फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें कैटेगरी लिखते हैं। कैटेगरी क्या लिखते हैं? इफ यू आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी योर कोड इज SC 4 1, ST 4 2 and OBC 4 6 and your category 4 9 and other handicapped 4 category 1 11 and physical handicapped 13 and ex service 14। ये कोड मैंने तय कर दिए
जब पहला पेपर हुआ तो उसने फॉर्म भरा और उसका रिजल्ट जब आउट हुआ तो उसका कोड था 8, यानी क्या था, उसका कोड था 9 कोड था, वो जनरल कैटेगरी में थी नहीं। दूसरा जब पेपर दिया उसका जब रिजल्ट आया तो उसका कोड था 9। जब तीसरा पेपर दिया तो उसका कोड था 9 कोड होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट निकला तो उसका जो कोड है वो 1 में बदल गया, यानी 5 में बदल गया। और वो लड़की मेरे ही पास आई, सर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हारा तो मैं कैंसिल करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये एनके रघुपति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे उस समय पर। मैंने उनको लिखित में शिकायत करी। डीओपीटी के उस समय पर डीओपीटी मिनिस्टर वी नारायण स्वामी थे और राहुल गांधी जी से मैं मिला, फिजिकली मिला हूं। मैंने लिख कर दिया, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है आप हमारे केमिस्ट जी को बताओ, क्या आपने पीएल पुनिया को लिख के दिया? मैंने कहा कि यस आई हैव रेड डाउन ऑलरेडी इन द कमीशन। कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि वो हैड फर्दर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। जब मैंने ये बात कही तो वो 2 साल वैकेंसियों को रोक के रखा और जब दबाव बनाया गया तो कुछ लोगों ने मिलकर के वही पीएल पुनिया ने लिख कर दे दिया वो हैड टू प्रोसेस द रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट। तो जब ये लिख कर दे दिया गया तो वही लोग जो 2011 के थे वो 2013 में उन लोगों को रिक्रूटमेंट कर लिया गया। इस चीज की लड़ाई पूरे देश में किसी ने नहीं लड़ी। अब कमीशन ने नहीं लड़ी, सरकार ने नहीं लड़ी, मैंने वो लड़ाई लड़ी। अब यहां लड़ाई किस बात की है? एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर लागू हुआ ओबीसी कैटेगरी के अंदर, जब क्रीमी लेयर लागू हुआ तो किसी यादव ने उसका विरोध नहीं किया। 89 में मंडल कमीशन आया था, उसका विरोध सबने किया। क्रीम लेयर को अब आप कैसे देखते हो? कितना फायदा आप समाज को दे सकते हो? हाँ। समाज को दे सकते हो जिसका शोषण 3000 साल से। यस, देखिए पहली बात तो ये है कि पहले तो उसको रोजी मिलेगी क्रीमी लेयर से। क्रीमी लेयर का मतलब है कि गलत बोल रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। बताइए मुझे क्यों विरोध कर रहे हैं वो? अरे एक परिवार की संपत्ति में से एक ना एक दिन तो बंटवारा अवश्य होता है ना, घर में से, जमीन में से, जायदाद में से, हर जगह में बंटवारा होता है। आप कहते हैं तिरस्कार वाली बात, तो आपने हमको एक साथ समझा नहीं। अगर ये हम लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिला होता तो शायद इनके भाई हम बन करके मजबूती से खड़े होते। जिस प्रकार से हरियाणा में, पंजाब के अंदर, पंजाब में 1975 से रिजर्वेशन लागू है और पंजाब में किसी डिप्राइव क्लास के ऊपर कोई आज तक एट्रोसिटी का केस नहीं हुआ। आप क्रीम लेयर को कैसे देखते हो? क्रीम लेयर लागू होना चाहिए आप कह रहे हो, मंच पर दहाड़ रहे हो, आप बोल रहे हो, समाज को इकट्ठा कर रहे हो। हाँ। पूरा समाज, पूरा भारत आपको देख रहा है। क्या क्रीम लेयर लगने के बाद वो लोग आपके खिलाफ नहीं होंगे जिनको फायदा नहीं मिलेगा? और जिनको मिल जाएगा, जिनको मिल जाएगा वो बड़े पद पर जाने के बाद उनकी जो संतानें पैदा होगी, क्या वो उसी पद पर बैठ पाएगी? नहीं। क्या फिर राजा की? अब सुनिए ना, क्रीमी लेयर से क्या फायदा होगा? हाँ, वो फायदा बताइए। क्रीमी लेयर में आप मुझे बताइए, इस डिप्राइव क्लास के केवल 2-4 लोग हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में आईएएस मुझे लग रहा है कि जितने हमारी उंगलियों के निशान है वो 15 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं देता हूँ। जब इंटरव्यू होता है आईएएस का, सिविल सर्विसेज का, तो हर बोर्ड, हर कमीशन के अंदर 5 लोग होते हैं या 6 लोग होते हैं। उसमें एक शेड्यूल कास्ट का चेयरमैनशिप में बैठा होता है। वो उसको पास और फेल के नंबर की देने की उसकी राइट होती है। वो उसके बिगर सिग्नेचर के वो लिस्ट आउट नहीं होती है। मैंने ये देखा है कि जितने शेड्यूल कास्ट के लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जामिनेशन के अंदर उनकी जो शेड्यूल कास्ट लोगों की जो मेरिट होती है, थ्योरेटिकल जो मेरिट होती है, वो उनकी मेरिट जनरल कैटेगरी से ऊपर होती है। और जब इंटरव्यू में आते हैं तो 200 नंबर में से किसी को नंबर 75 मिलते हैं, किसी को नंबर 180, 110 मिलते हैं, 120 मिलते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके नंबर 150 से ऊपर मिलते हैं। तो जब वहां वो लोग पार्शलिटी कर सकते हैं तो यहां भी जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर में ये जो पार्शलिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक चीज फिक्स कर दी जाएगी। तो क्रीमी लेयर से फायदा ये होगा कि जो 10 लोगों को फायदा हो रहा था, 10 लोगों को ना फायदा मिल करके अब पूरे समाज को फायदा होगा। अगर 10 लोग पहले से ऊपर बैठ गए हैं, 10 लोग जब पहले से ऊपर बैठ गए हैं तो भाई उनका फायदा बंद कर दीजिए ना। अब वो सक्षम हो गए। जब आप मुझे बताइए, क्रीमी लेयर में ओबीसी ने तो विरोध नहीं किया, यादव ने तो विरोध नहीं किया, सुनार ने तो विरोध नहीं किया, जाट ने तो विरोध नहीं किया, उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हो? वही वजह हम जानना चाह रहे हैं।